लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 3 चरणों का अब तक मतदान हो चुका है और 3 चरणों की 282 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। आधे से भी ज्यादा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इतनी सीटों के मतदान के बाद अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी पार्टी बहुमत के लिए आगे जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अब तक हुए 3 चरणों के लिए दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जो सबसे ताजा विश्लेषण सामने आया है उसके नतीजे बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। 3 फेज की 282 सीटों की वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि बहुमत का 272 का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम सबसे पहले तीसरे चरण के बारे में काफी विस्तार से बात करेंगे। तीसरे चरण में 2019 के चुनाव में जहां 67% वोटिंग हुई थी, इस बार 65% वोटिंग ही हुई है। इस बार काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से वोटिंग कम मानी जा रही है। इस वजह से ये कारण बताए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से इस बार 2% वोटिंग कम हुई है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर स्थिति देखी जाए तो 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में जहां 82% वोटिंग हुई थी, 2024 के चुनाव में 77% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां 2019 में 60% हुई थी, इस बार 57% वोटिंग हुई है। बिहार में पिछली बार 61% हुई थी और इस बार 58% वोटिंग हमें देखने को मिली है। इसी प्रकार से दोस्तों, गुजरात में 65 के बजाय इस बार 60%, मध्य प्रदेश में 67 के बजाय इस बार 66%, महाराष्ट्र में पिछली बार जहां 64% मतदान हुआ था, इस बार 61% ही मतदान हो पाया है। कर्नाटक राज्य की बातचीत की जाए तो यहाँ पर हमें मतदान में वृद्धि देखने को मिली है। 2019 में कर्नाटक में 69% मतदान हुआ था और इस बार 70% मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी 71% था और इस बार भी समान मतदान हुआ है। गोवा में भी पिछली बार की तरह इस बार भी 75% मतदान हुआ है। तो दोस्तों, हमने ज़्यादातर राज्यों में यह देखा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार के चुनाव में 3 से लेकर 4% तक मतदान में हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इस बार के चुनाव में हमने काफ़ी मुद्दों को बदलते हुए देखा है। जहां पहले चरण में जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, परिवारवाद और रोजगार का मुद्दा काफी अहम था, वहीं दूसरे चरण में मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, कांग्रेस का घोषणा पत्र और संविधान बचाव का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तीसरे चरण में पाकिस्तान, मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर और वोट जिहाद ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शुमार रहे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 3 चरणों में आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में जहां 102 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 88 सीटों पर और तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में कुल मिलाकर अब तक 282 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 25, दादर नगर हवेली की 1, असम की 4, कर्नाटक की 14, दमन और दीव की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान हुआ है। दोस्तों, अगर तीसरे चरण की कुछ हॉट सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो ऐसी कुछ सीटें रही हैं जिनकी पूरे देश भर में चर्चा हुई है। वहां पर काफी बड़ा महामुकाबला है। लोकसभा सीट गांधीनगर से अमित शाह ने चुनाव लड़ा है, उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी की सोनल पटेल से है। लोकसभा सीट बारामती से सुप्रिया सुले मैदान में थी और उनके विरोध में सुनेत्र पवार को मैदान में उतारा गया था। लोकसभा सीट राजगढ़ का मुकाबला भी काफी चर्चा में रहा है। यहाँ से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा, जबकि भाजपा की ओर से रोडमल नागर को चुनाव में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट की चर्चा भी इस बार खूब रही है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में थे। कांग्रेस से उनके खिलाफ प्रताप बानू शर्मा मैदान में हैं। लोकसभा सीट बेलगांव कर्नाटक से अधीर रंजन चौधरी मैदान में थे, उनके खिलाफ टीएमसी से यूसुफ पठान और भाजपा ने उनके खिलाफ डॉक्टर निर्मल कुमार को मैदान में उतारा था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जहां पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन की चर्चा की जा रही थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले तो गठबंधन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन जब अपने राज्य बंगाल की आई तो उन्होंने गठबंधन से किनारा कर दिया था, जिसका फायदा सीधे तौर पर अब भाजपा को मिलने वाला है और टीएमसी कांग्रेस के वोट काटने वाली हैं। लोकसभा सीट मैनपुरी की चर्चा भी पूरे देश भर में रही है। यहाँ से डिम्पल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से शिव प्रसाद यादव मैदान में थे। लोकसभा सीट गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था। दोस्तों, अगर तीसरे चरण के लिए साल 2019 के चुनाव के परिणाम देखे जाए तो 2019 में बीजेपी ने 93 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अन्य पार्टियों को 18 सीटों पर जीत मिली थी। दोस्तों, देखा जाए तो तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। इस चुनाव में दोस्तों अब तक जो 3 चरण हुए हैं, उनमें पहले चरण में इंडिया गठबंधन का पलड़ा जहां भारी बताया जा रहा था,
दूसरे चरण में काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी और अब तीसरे चरण में बीजेपी का एक तरफा राज बताया जा रहा है। दोस्तों अभी तक 3 चरणों की 282 सीटों पर मतदान हो चुका है और 2019 के अगर हम लोग परिणाम देखें तो 282 में से अकेले एनडीए ने 187 सीटें जीत ली थी, जबकि यूपीए को पिछली बार 77 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें से अगर अकेली पार्टी के दम पर देखा जाए तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 163 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। कांग्रेस पार्टी को उस समय पर मात्र 37 सीटें ही मिल पाई थी। दोस्तों अगर पिछले चुनाव के बारे में बातचीत की जाए तो पिछली बार तो भाजपा का पलड़ा काफी ज्यादा भारी था। मोदी लहर ने भाजपा को सर आसमान पर उठा लिया था और भाजपा ने 282 में से एनडीए गठबंधन ने 187 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों जो राजनीतिक विश्लेषण सामने आया है, इन तीनों चरणों में भाजपा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले भाजपा की सीटों में कुछ कमी आ सकती है। दोस्तों जो चुनाव का विश्लेषण सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए को इस बार 140 से लेकर 170 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यूपीए गठबंधन को 80 से लेकर 120 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 15 से लेकर 25 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों इस बार का जो चुनाव हुआ है वह कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी नाराजगी खुलकर लोगों के मन में सामने आई है और दोस्तों अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनडीए 190 का आंकड़ा पार कर चुकी है और स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों अब तक जो चुनाव हुआ है इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही दावा कर रही है कि उनकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी सामने आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट उनके सामने आ रहे हैं। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है 3 चरणों की 282 सीटों में से एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.